हेलो फ्रेंड्स, आपने केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेरा पहला वीडियो देखा और काफ़ी लोगों का फीडबैक भी आया। बहुत अच्छा लगा और भी इसी तरीके से फीडबैक दें। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, परंतु सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से यह डिस्कस करना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खासतौर से पीएससी के एग्ज़ाम में आपकी जो सिलेबस केमिस्ट्री का क्या क्या है, साइंस का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। तो केमिस्ट्री में तो एक आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलर्जी, मैटर एंड इट्स स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल, केमिकल रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैटलिस्ट, हाइड्रोकार्बन, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और कंसेप्ट ऑफ पीएच, ये आपके सिलेबस में है। हम इन सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तरीका यही है, मेरा पहला वीडियो लेक्चर जिसमें मैं फर्स्ट में तो 01 डाला है, किंतु अब मैं 02A डालूंगा। तो ए वाला पोर्शन थ्योरेटिकल होगा और बी वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब थ्योरेटिकल पार्ट को देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि आजकल एसर्शन, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि एमसीक्यूज में भी हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से भी वो स्लिप नहीं करते हैं। इसलिए दोनों वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो में पूरा प्रयास ये किया जाएगा कि एक भी आपका क्वेश्चन स्लिप नहीं करें, इसलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मेटल और नॉन मेटल को पहले टॉपिक को लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो मेटल, पहली बात तो एलिमेंट्स कर देता हूं मैं। एलिमेंट्स को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स और थर्ड कैटेगरी होती है मेटेलॉइड। ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी देखने को मिला था, किंतु अब अपन इसके ज्यादा आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक बार रिवाइज करने के लिए बता देता हूं। एलिमेंट्स जो रहते हैं पदार्थ के, मैटर के सबसे छोटा पार्ट होता है जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल। क्वेश्चन ये उठता है कि मेटल किसे कहते हैं। तो आप लोग शायद मेरे को यह जवाब दे रहे होंगे कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जो ठोकने पर, हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी आप मुझे बता सकते हैं, किंतु ये मेटल, इसकी प्रॉपर्टी, ये मेटल नहीं कहलाएंगे, ये तो प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, तो आजकल कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड्स बने हैं जो नॉन मेटल के होते हैं किंतु गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। तो मेटल किसे कहते हैं? मैं मेटल को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों से एक बात यह कहना चाहूंगा, यह सजेशन देना चाहूंगा कि आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मैं यहां पर उसको लिख रहा हूं। क्लियर? ये मैंने फिलहाल 10 लिखे हैं एलिमेंट्स और इनका एटॉमिक नंबर लिखने जा रहा हूं। आप देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इनका एटॉमिक नंबर है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों, आपने छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं जूनियर क्लासेस में कि एटम के बीच में पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर शेल होती हैं। इन शेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन शेल को नाम दिया गया था, पहली शेल को K, L, M, so on, और नंबर दिया गया था, तो नंबर 1 2 3।
यह किसने दिया था? तो आपको इसका केमिस्ट का नाम याद आना चाहिए, साइंटिस्ट का। इसका बोर ने दिया था, बोर ने, और एक और साइंटिस्ट इसके साथ था, बोरबरी। बरी की स्पेलिंग सही है या नहीं देख लीजिएगा। बोरबरी स्कीम कहलाती है, स्कीम। तो बोरबरी स्कीम क्या है? बोरबरी स्कीम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है शेल में, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है शेल में। कैसे? उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n²। यहां पर n का मतलब है 1 2 3 4 सो ऑन। मतलब कि n यानी कि शेल, ये पहली शेल n1, ये सेकेंड के लिए 2 और 3, इस तरीके से। आगे जो अपन ने टॉपिक देखे सिलेबस में, डिटेल है इनका, बहुत डिटेल है, वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर क्योंकि मुझे मेटल नॉन मेटल एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा बहुत इसकी भी जानकारी हमें यहीं पर होना जरूरी है। अब आपको मालूम है पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। अगर यहां पर करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर तो मैक्सिमम 2, और सेकंड में 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो टोटल 8 हो जाएंगे। थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? तो 80 हो जाएंगे। किंतु बोर का मानना था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर कोई एटम फ्री स्टेट में रहना चाहता है तो। किंतु इसमें एक्सेप्शन है। कौन किसका? हीलियम का और हाइड्रोजन का, दोनों का एक्सेप्शन है। इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, मतलब ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे तो फ्री स्टेट में रह सकता है। किंतु बाकी सबके लिए क्या है? सबके लिए यही रूल है कि ये 2 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो या तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और 2 बचेगा। इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट भी कम बोला जाता है, ऑक्टेट रूल ज्यादा बोला जाता है। तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इनकी वैलेंसी होगी। अब अपन इस बात पे चल रहे हैं। 2 4, इसका 4 है तो 2 2, इसका 2 3, इसका 2 6, इसका 2 4 और इसका 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7 और इसका 2 8। मैं 10 तक ही बता रहा हूं, आपको सजेशन है मेरा कि 20 तक आप इसको देखिएगा। और आगे है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें ये सारा अपन देखेंगे। अभी मुझे मेटल नॉन मेटल को एक्सप्लेन करना है तो इसलिए थोड़ा बताना आपके लिए जरूरी है। अब देखो, इनकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका तो ये 1 माना जाएगा, इसका 2 भी माना जाएगा। बाकी सब में देखें तो ये सारे जो मैंने बॉक्स बना दिया है, ये सारे कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, किंतु वैलेंसी नहीं कहलाएगी। वैलेंसी तो मतलब यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में वो दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो अब इनकी वैलेंसी को देखें, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए यहां पर इसकी वैलेंसी, मैं वैलेंसी यहां लिख देता हूं, वैलेंसी। तो इसकी हो जाएगी 1, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। किंतु 4 के बाद हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे तो उतनी वैलेंसी हो जाएगी। तो इसकी 3 और इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 7, किंतु फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है तो 1, वैलेंसी 1। यहां पर पूछ रहा हूं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, वैलेंसी कितनी? 2।
इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन बनता है। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको अब बोले जा रहा हूं मेटल। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या हैं? तो एक वर्ड में याद रखिए, मेटल्स यानी धातुएं। पहले हिंदी में पूरा, धातुएं वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाती हैं, उन्हें धातुएं कहते हैं। इंग्लिश में मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसेस इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मैं पहले एक एग्जांपल दूं, फिर लिख भी दे रहा हूं। जैसे ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यहां पर निकाल के रख दिया है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब बात क्लियर हुई? इसलिए मेटल है। तो नॉन मेटल किसे कहते हैं? ये क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 2 8 7। ये 7 है भाई, 7। ये क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहां पर, तो मैं यहां प्लस आई लगा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बना देगा? लेने वाला हमेशा ऋणी होता है, नेगेटिव आयन। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये क्या है? ये नॉन मेटल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। मेटल यानी धातु, और ये अधातु, ये अधातु कहलाएंगे। इसको नॉन मेटल, इंग्लिश में नॉन मेटल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने इनके बारे में बात कर रहा हूं। मेटल वो होते हैं जो एलिमेंट को, वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और अधातु नॉन मेटल वो कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? पहले मेटल की लिखूं यहां पर, तो इसमें मेटल की लिख देता हूं। तो मेटल्स दोज एलिमेंट्स विच, ये इसको हटा देता हूं, है ना, विच कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय डोनेट, या रोज कुछ भी, मैं डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपन मेटल कहेंगे। हिंदी में वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बना सकते हैं, वो धातुएं कहलाएंगी। अब अधातु किसे कहते हैं? तो इसी को ही लिख रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग, दोज एलिमेंट्स which can form negative ions are called negative ions by gain electrons are called नॉन मेटल्स। हिंदी में वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। यूपीएससी के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके लिए डिटेल करके चल रहे हैं अपन। अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहां पर एग्जाम्पल जैसे मैंने सोडियम दिया है, आप भी दे सकते हो, परंतु
धातुओं में केवल सोडियम एग्जाम्पल नहीं, आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, गोल्ड, आयरन, ठीक है ना, निकल, कोबाल्ट, सिल्वर, प्लेटिनम, ढेर सारे एग्जाम्पल अपन मेटल के दे सकते हैं। और नॉन मेटल में आपको एग्जाम्पल देने हैं, तो नॉन मेटल में गैस है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड मत बोलिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है, वो यौगिक है। यहां पर तत्वों की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बताएंगे। इसके अलावा सॉलिड में बात करें तो आपने सल्फर देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, किंतु हाँ ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल से पेपर पे लिख रहे होते हो, ये प्योर फॉर्म है कार्बन का, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। इस तरीके से हम नॉन मेटल के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आए तो अपन बता सकते हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर इसको रख कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज बोलने जा रहा हूं। मैं अभी बोला कि जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो भाई नेगेटिव आयन बनाते हैं ये बात अलग है, ये नेगेटिव आयन है आयोडाइड, ये नेगेटिव आयन है फ्लोराइड। तो क्या ये तत्व है? तत्व था जब ये आयोडीन था, ये तत्व था फ्लोरीन जब वो फ्लोरीन के फॉर्म में था, अभी फ्लोराइड है। याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आई डी लगा दे, आइड, ऑइड, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड, तो आईडी लगेगा नेगेटिव स्पीसीज के लिए। अब मैंने यहां पर कहा कि ये जो नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन भी लिख देता हूं, सोडियम प्लस लिख देता हूं, कॉपर +2 लिख देता हूं, आयरन Ap+3 लिख देता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रेडिकल किसे कहते हैं? तो दोस्तों दो तरीके के रेडिकल केमिस्ट्री में सुनने को मिलते हैं। रेडिकल, एक तो इनऑर्गेनिक रेडिकल और दूसरे ऑर्गेनिक रेडिकल। जब मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक्सप्लेन करूंगा तब मैं इस ऑर्गेनिक रेडिकल की बात करूंगा। और यहां पर इनऑर्गेनिक रेडिकल के बारे में जब बात कर रहा हूं तो मैंने जो भी आयन बने हुए हैं, मैंने कहा ये रेडिकल है। आपने कहा कि एलिमेंट और इनमें क्या डिफरेंस? देखिए रेडिकल जो है ना, रेडिकल केवल अकेला एलिमेंट ही नहीं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, जैसे ये -2 कार्बोनेट, ये भी रेडिकल है। और ऐसे ही SO4 - 2 ये भी रेडिकल है। तो कहने का मतलब यह है कि रेडिकल, इनऑर्गेनिक रेडिकल किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक रेडिकल। तो इनऑर्गेनिक रेडिकल के लिए अपन बोला जाएगा, मैं यहां लिख दूं इसको, इनऑर्गेनिक रेडिकल, इनऑर्गेनिक रेडिकल क्या होते हैं? तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which carries the charge are known as रेडिकल। और ये दो तरीके के रेडिकल होते हैं, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक दो तरीके के रेडिकल होते हैं। तो ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको रेडिकल कहते हैं। तो मेटल नॉन मेटल क्या है, फिर से इनमें दोनों में डिफरेंस समझिए। बिना चार्ज वाला एलिमेंट, बिना चार्ज वाला एटम वो एलिमेंट है, परंतु कौन सा एलिमेंट है, मेटल है या नॉन मेटल है, तो डिसाइड करता है कि वो कौन सा रेडिकल बना रहा है। अगर नेगेटिव रेडिकल बनाता है तो नॉन मेटल, पॉजिटिव रेडिकल बनाता है तो मेटल। अब इसको इस तरीके से समझिए। अब रेडिकल
ये जो इनऑर्गेनिक रेडिकल कितने तरीके के हैं, तो देयर आर टू रेडिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिकल। कौन से? इनऑर्गेनिक रेडिकल। एक होता है केटायनिक रेडिकल या केटायन, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं केटायन, है ना, केटायंस। और दूसरा होता है एनायंस। ऐसा लगता है कि केटायन पॉजिटिव के बारे में बोला जाता, नहीं, याद रखिएगा केटायन यानी कि नेगेटिव और एनायन यानी कि पॉजिटिव रेडिकल। एनायन पॉजिटिव रेडिकल, केटायन नेगेटिव रेडिकल। इस तरीके से ये रेडिकल कहलाते हैं। एटम, ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है वो रेडिकल कहलाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिक रेडिकल है वो कौन सा होता है उसको लिखिएगा। जैसे हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो जो बचा हुआ भाग होता है, जैसे ये 3 है, इसका नाम है मीथेन और इसका नाम है मिथाइल। और इसको बोला जाए एल्केन, तो इसको कहेंगे एल्किल। तो दोस्तों जो भी एल्किल होंगे, जैसे ये मिथाइल एक हाइड्रोजन कम होगा, यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, तो उसको अपन रेडिकल कहते हैं। ये ऑर्गेनिक रेडिकल कहलाते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक रेडिकल कहलाते हैं। क्लियर? वापस मेटल नॉन मेटल के पास चल रहे हैं। तो मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, वो हमें समझ में आ गया। और मेटेलॉइड किसे कहते हैं, अब उसको अपन देखने जा रहे हैं। मेटेलॉइड कौन से होते हैं, तो मेटेलॉइड्स, इनको अपन सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, इसलिए इनको अपन मेटेलॉइड कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कितने मेटेलॉइड्स होते हैं, तो मैंने आपको 7 मेटेलॉइड के बारे में बात करी थी। अब अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टेट। अब स्टेट में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, किंतु इसमें एक एक्सेप्शन है। कौन सा? मरकरी कैसी है? मरकरी यानी कि Hg, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बाकी सभी सॉलिड। मेलिएबिलिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेलिएबिलिटी को, तो इसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी को आघातवर्ध्य का मतलब होता है, या मेलिएबिलिटी का मीनिंग होता है कि मेटल को कूट कर हैमर्ड करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको अपन मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी मीन्स वी कैन बी, ऐसा लिखो, metals can be drawn into very thin sheet like foil, मतलब जो आपने स्वीट वगैरह मिठाइयों पे देखा होगा, तो वैसी शीट ही लिख देता हूं, बाद में फॉइल बराबर लिखा रहा हूं शीट में, ठीक है ना। बाय बीटिंग या हैमर्ड और हैमर्ड ऑफ मेटल्स।
मेटल को हम ठोक कर पीट कर पतली चादर में ढाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपन मेलिएबिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छी तरीके से माइंड में सेट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल में सबसे ज्यादा मेलिएबल है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को हम फॉइल में, फॉइल यानी पेपर से भी पतला, थिनर देन पेपर, फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर सिल्वर कलर की परत जमी हुई रहती है, पहले तो गोल्ड की भी रहती थी, तो इसको फॉइल कहते हैं। तो पेपर में थिन देन पेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, गोल्ड और सिल्वर को। तो गोल्ड और सिल्वर हाईली मेलिएबल मेटल है। बात इतनी। अब है डक्टिलिटी। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें इसको, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो में आपको कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। जो भी अच्छा लगे फटाफट नोट करते हुए जाइए, तभी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किससे कहते हैं? तो भैया मेटल को थिन और लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको अपन डक्टिलिटी कहते हैं। यानी हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं तन्यता। तन्यता क्या होता है? धातुओं को खींचकर पतली लंबी तार में ढाला जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम तन्यता कहते हैं। इसको इंग्लिश में के वी कैन ड्रॉ metals very thin and long wire. This property of metal, this property of metals is known as ductile या डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। नोट करते हुए जाएगा तो मैं रब कर दूंगा फटाफट, क्योंकि आगे भी मुझे एक्सप्लेन करना है। अब डक्टिलिटी की अगर बात की जाए तो हाईली डक्टिव मेटल कौन से हैं, तो यह भी याद रखने का है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर are very high ductile metal. 1 gram gold, 1 gram gold को हम कितनी लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? सोच सकते हो? 2000 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो यार। 1 ग्राम गोल्ड को 2000 लंबी वायर बना सकते हो। ये कहे कि 2 किलोमीटर लंबी वायर, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। तो हाई डक्टाइल मेटल में आती है आपकी गोल्ड एंड सिल्वर। मैं इसको भी रब करने जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलने जा रहा हूं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? हिंदी में कहते हैं चालकता। चालकता तो भाई धातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि ऊष्मा की और विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वेरी हाईली डक्टाइल ऑफ मेटल, डक्टाइल गोल्ड ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी चालक होती हैं। इनमें सबसे अच्छी सुचालक धातुएं कौन सी होती हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें गोल्ड नहीं, इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है सिल्वर, एज यानी सिल्वर सबसे ज्यादा हाईली कंडक्टिंग बताती है। सबसे ज्यादा नंबर 1 पे सिल्वर का आता है, दूसरे नंबर पे आता है कॉपर का, तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड का, और चौथे नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों, आपके घर में जो वायर लगी रहती है उसको छील के देखिएगा। ऐसा नहीं कि करंट वाले वायर को छील लो और बोलो हिल गया हमें, तो ये उसको मत करिएगा। ये कॉपर की वायर, आपके घर में जो वायर लगी रहती है उसको छील के देखेंगे तो कॉपर दिखाई देगा। आप कहेंगे सर जो बाहर की वायर लगी रहती हैं हाई पोटेंशियल, वो कॉपर की क्यों नहीं लगाई जाती हैं, क्यों नहीं बनाई जा सकती हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्यों नहीं बनाई जा सकती हैं?
इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा करोजन है। करोजन को इसी चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पर करोजन का मतलब समझना कि नष्ट होने वाली है, किंतु एल्युमिनियम उसके कंपेरिजन में नष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो भी अपन करोजन वाले टॉपिक पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कहेंगे सर ठीक है आप सिल्वर की लगा दो, तो भैया सिल्वर का तो आपने अगर वायर हाई पोटेंशियल बाहर लगाई तो मालूम चला रात को 2 बजे फोन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड को कि लाइट नहीं है, लाइट जब कहाँ गई, तो बताएंगे भैया चोर आपके यहाँ से एक कट वहाँ मारा, एक कट वहाँ मारा, तार लेके चला गया। तो इतनी कॉस्टली मेटल सिल्वर की तो वायर नहीं लगाई जाती। हाँ एक बात याद रखिएगा, जो एल्युमिनियम की आपके घर के सामने वायर जा रही है उस एल्युमिनियम की वायर में थोड़ा बहुत सिल्वर भी मिला हुआ होता है, सिल्वर भी मिला हुआ होता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से नंबर 1 पे सिल्वर आता है, सेकंड पे कॉपर आता है, थर्ड पे गोल्ड और लास्ट में एल्युमिनियम। ये सबसे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की भी। आपने देखा घर के बर्तन एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें गर्म किया जाता है। अब एक बात बताइए, अगर ये गुड कंडक्टर है तो पुअर कंडक्टर भी होती है? तो हाँ पुअर कंडक्टर भी होती है। पुअर कंडक्टर कौन सी होती है? याद रखिएगा, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर जो मेटल होती हैं, पुअर यानी कि बहुत कम सुचालक होती हैं, कम सुचालक, पुअर यानी कम सुचालक, सुचालक धातुएं यानी कि मेटल कौन कौन सी है? एक का तो नाम है लेड जिसको हिंदी में बोला जाता है सीसा, और दूसरा होता है मरकरी, मरकरी जिसको अपन पारा बोलते हैं, पारा। ये पुअर कंडक्टर होती हैं सारे मेटल में, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी। इसको लीड मत पढ़िएगा, लीड इंग्लिश वर्ड है और ये केमिस्ट्री का वर्ड। लीड का मतलब होता है आपने परिणाम, क्या रिजल्ट, किंतु यहाँ पर लीड का मतलब परिणाम नहीं है, लीड का मतलब है मेटल है, मेटल होती है, ये लीड नहीं है, ये लेड है, सीसा। तो ये पुअर कंडक्टर होती है। इससे मरकरी को लेकर मैं एक और बात को एक्सप्लेन करूंगा, वो है सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। पर पहले मैं इनकी प्रॉपर्टी बता दूं, फिर सुपर कंडक्टिविटी पे आ रहा हूं। ये देखिए, और सुपर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक है। अब ये मेटेलिक लस्टर, भाई मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है, अगर आप सोने की दुकान पे जाएंगे और वो आपको चांदी देगा तो पहचान जाओगे, आपको भैया ये तो चांदी है। तो मेटल की अपनी एक स्पेसिफिक शाइनिंग होती है। ऑल मेटल्स हैव देयर स्पेसिफिक शाइनिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज नोन एज लस्टर। उसको लस्टर कहते हैं, धात्विक चमक, हिंदी में धात्विक चमक कहते हैं। हार्डनेस, सारी मेटल्स हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, किंतु एक्सेप्शन है। कौन कौन सा? याद रखिएगा, हार्डनेस में एक्सेप्शन है। हार्ड यानी कठोर, सारी धातुएं कठोर होती हैं, ऑल मेटल्स आर वेरी हार्ड, बहुत कठोर होती है, किंतु एक्सेप्शन है मतलब अपवाद है। एक्सेप्शन कौन सी? 3 मेटल के नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा जिनमें अपवाद है। एक तो है लिथियम, दूसरी है सोडियम और तीसरी है पोटेशियम। इनके सिंबल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब थोड़ा सा मैं इसमें करके आपको दिखाई देगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, छुरी से कट जाएंगी। आप छुरी को लेके इसे हाथ से, हम तो हाथ से काट देते थे, तो नाइफ से इसको कट किया जा सकता है। और ये हाईली रिएक्टिव है, इनको केरोसिन में रखा जाता है। याद रखिएगा, केरोसिन में कौन सी मेटल को रखा जाता है? सोडियम को, पोटेशियम को। लिथियम को मत बोलिएगा, लिथियम को केरोसिन में नहीं रखा जाता है, जबकि लिथियम भी हाईली रिएक्टिव है, इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम और पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। लिथियम को केरोसिन में क्यों नहीं रखा जाता है? तो किस में रखा जाता है? इन तीनों को वेक्स में रख सकते हैं। किसमें? वेक्स में। यहां लिख देता हूं, वेक्स में रखा जा सकता है, मोम में रख सकते हो, मोम में। किंतु मोम के साथ केरोसिन में इन दोनों को रखा जा सकता है, लिथियम को नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता है दोस्तों? क्योंकि लिथियम बहुत हल्की होती है और केरोसिन में ऊपर ही तैरने लगती है और वहीं से वो रिएक्ट करके आग पकड़ लेगी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए लिथियम को केरोसिन में न रख के वेक्स में रखा जाता है, और तीनों को वेक्स में रख सकते हैं।
परंतु बाकी दो को तो हम केरोसिन में भी रख सकते हैं। लिथियम को केरोसिन में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाईली लाइटर होने के कारण केरोसिन के ऊपर ही तैरने लगती है और वहीं से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है, तो केरोसिन भी जल जाता है, ये भी जलता है, तो गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। आपको लिखना है, फटाफट लिखते जाइए, मैं तो रब करता हुआ जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, और कॉपी पेन लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात हो रही है। भाई सारे मेटल को, लोहे को उठा के गला के देखिए, पूरा गैस खत्म हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से गलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सबके बहुत हाई होते हैं, किंतु दो मेटल हैं, एक का नाम है गैलियम, गैलियम जिसका सिंबल Ga है, और दूसरा है सीजियम, सीजियम जिसका सिंबल Ca से। ये दो मेटल ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और मालूम है कितना कम होता है कि इनको निकाल के अगर आपके हाथ में दे दिया जाएगा तो आपके हाथ में ही पिघल जाएंगी ये, मतलब अपने पाम की हीट को एब्जॉर्ब करके भी ये मेल्ट हो जाएंगी। तो अमंग द ऑल मेटल्स आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर सीजियम एंड गैलियम, ठीक है ना। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट है सोनोरस। भाई सोनोरस का मतलब होता है कि जब अपन मेटल को, सोनोरस है ध्वनि, तो अगर किसी मेटल को हम ठोकेंगे तो आवाज करती है, स्पेशल टाइप का आवाज करती है, इसको अपन, इस प्रॉपर्टी को अपन सोनोरस कहते हैं। डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है ना, वॉल्यूम अपॉन मास को डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी। तो जितने भी मेटल होते हैं उन सब की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किंतु इसमें एक्सेप्शन है, लिथियम की डेंसिटी कम होती है। तो ये मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई। अब मैं फटाफट 3 मिनट के अंदर पूरा कर देता हूँ। सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? क्या हुआ था कि एक, मैं उसको पूरा रब कर दूं फिर बता देता हूँ। सुपर कंडक्टिविटी को मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल बता देता हूँ, आपको याद रह जाए, अच्छी बात है। सुपर कंडक्टिविटी जो है ना, एक साइंटिस्ट था एच कामेरलिंग ओनेस, एच कामेरलिंग ओनेस। ये क्या कर रहा था? लेबोरेटरी में सारे मेटल का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा था। आप जानते हो कि मरकरी क्या होती है? मरकरी Hg, जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं, मैं बता चुका, ये लिक्विड स्टेट में होती है। एच कामेरलिंग ने वायर लगा के, 2 वायर यहाँ से ली, यहाँ ली, और इस वायर का ये कनेक्शन था, और करंट पास कर दिया, यहाँ पर बैटरी है जो भी है, और ये उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कम कंडक्टिविटी शो कर रही है। लिक्विड ये लिक्विड में थी, लिक्विड मरकरी बहुत कम, लो कंडक्टिविटी शो कर रही थी, लो कंडक्टिविटी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं ये लो कंडक्टर होते हैं। उसने क्या करा, इस मरकरी को बहुत लो टेम्परेचर पे ले गया 4.12 केल्विन के आसपास है, एग्जैक्ट मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं देख के बता दूंगा। लो टेम्परेचर पे लेके गया तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद उसने उसका हॉर्स शू बनाया, ऐसा हॉर्स शू टाइप का बनाया, और एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, और इसको कनेक्ट कर दिया स्विच से, और एमीटर भी लगा दिया। भैया देख के आश्चर्यचकित हो गया कि बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो कर रहा है। इस तरीके से वायरें निकाल के अपनी टेबल पे रख के घूम फिर के आया, और वापस उस हॉर्स शू को जैसे ही हाथ लगाया, एच कामेरलिंग ओनेस बहुत दूर जाके फेंकाया, झटका लगा इलेक्ट्रिक करंट का। एच कामेरलिंग ओनेस हंसने लगा, कहले यार, इट्स नॉट अ ओनली कंडक्टर, इट्स बिकम सुपर कंडक्टर व्हेन इट केप्ट इन वेरी लो टेम्परेचर। बस यहीं से फिनोमेनन आ गई सुपर कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अति चालकता,
अति चालकता किसे कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। अब पूरा हिंदी में बोला हूँ। अति चालकता वह होती है जब किसी धातु को लो टेम्परेचर पे रखा जाए तो उनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध विलुप्त हो जाए और वह विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक बन जाए। इस घटना को हम अति चालकता कहते हैं। जो धातुएं अति चालकता को गुण दर्शाती हैं उन्हें अति चालक धातुएं कहते हैं। और जिस ताप पर किसी धातु का विद्युत प्रतिरोध विलुप्त हो जाता है, जिस ताप पर किसी धातु का विद्युत प्रतिरोध विलुप्त हो जाता है उसे संक्रमण ताप कहते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? तो at a very low temperature, at a very low temperature, the electric resistance of the metal loss that and metal become good conductor. This phenomenon is known as superconductivity, and metals are called superconductor. The temperature at which metal lose their resistance and become superconductor, that temperature is known as transition temperature. तो जल्दी में बहुत सारा टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको पूरा देखिए, समझिएगा। इसी से रिलेटेड इसके सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।